हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी संपूर्ण स्वाध्याय के साथ, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये सुंदर सा वीडियो जिसका नाम है निराला भाई। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है निराला भाई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। निराला भाई संपूर्ण स्वाध्याय क्लियर होगा इस वीडियो में, कहीं जाने की जरूरत। निराला भाई, तो हमारे लेसन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लेसन का नाम है निराला भाई। हम पढ़ने वाले हैं निराला भाई, और इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, कवित्री का नाम क्या है स्टूडेंट्स? महादेवी वर्मा जी। और चैप्टर का नाम है निराला भाई। ठीक है, समझ में आया? तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेखिका का परिचय जान लेंगे, उसके बाद प्रमुख कृतियाँ जानेंगे, विधा परिचय और पाठ परिचय। ठीक है, उसके बाद मैं लेसन रीड करूँगी। समझ में आया सबको? चलिए देखते हैं। लेखिका परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय यहाँ पे दिया गया है, लेखक परिचय जान लेते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था। कभी हुआ था उनका जन्म? 26 मार्च 1907 को हुआ था। ठीक है, हाईलाइट करेंगे सब लोग, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में कवि परिचय, लेखक परिचय, लेखिका परिचय, वो सारी चीज़ें हमें लिखने की आती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। इसके लिए आप लोगों को सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य का जो जगत है, जो संसार है, वहाँ पर ये बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित, यानी कि बहुत ही फेमस पर्सन के रूप में रही हैं। ये काफ़ी चर्चित कवित्री रही हैं। ठीक है, सब लोग इनको जानते हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। यानी कि कवित्री तो रही है स्टूडेंट, सिद्धहस्त कवित्री, यानी कि एक अच्छी फेमस कवित्री तो रही है, साथ में उन्होंने क्या किया है? गद्यकार के रूप, यानी कि गद्य के रूप में भी ये विख्यात रही हैं। उन्होंने गद्य से संबंधित भी लिखी, ये नहीं सिर्फ कविताएं ही लिखी इन्होंने, लेकिन इन्होंने गद्य भी लिखा है। ठीक है, उसमें भी विख्यात है, यानी कि फेमस रही हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। जब ये लिखती थी वो युग जो था वो छायावादी युग था। ठीक है, याद करिएगा, छायावादी युग अंडरलाइन करेंगे सब लोग। इसके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति भी कराते हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। यानी कि जो ये लिखती हैं, समाज में जो व्याप्त है कुरीतियाँ, बुराइयाँ, वो उन पर भी कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं? चोट करती हैं, यानी कि उनके बारे में भी लिखती हैं। इसलिए वो काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। यानी कि इस तरह से उनकी लिखावट रहती है, तो कहीं ना कहीं जो छाप है उनके लिखने की कला जो है, वो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं, हमारे मन में कहीं ना कहीं रहती है। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ठीक है, निराला जी ने क्या कहा है स्टूडेंट्स? इनको निराला जी ने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, ये बनेगा आपका क्वेश्चन कि निराला जी ने हिंदी की विशाल सरस्वती, मंदिर की सरस्वती कहा है, और हिंदी के कुछ आलोचकों ने इनको आधुनिक मीरा की भी उपाधि दी है स्टूडेंट्स। ठीक है, निराला जी ने क्या कहा है कि मंदिर की, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, और जो आलोचक थे उन्होंने आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया है। इनका निर्धन 1987 में हुआ था। किसका? महादेवी वर्मा जी का। समझ में आया? लेखिका परिचय हमने कंप्लीट किया यहाँ पर। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं, परिचय देखते हैं इनके। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स इनकी।
क्या क्या है, यानी कि इनकी रचनाएं क्या क्या है। निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीप शिखा है, संध्या गीत है, यामा है जो कविता संग्रह है, अतीत के चलचित्र है, स्मृतियों की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है, रेखा चित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, साहित्यकार की आस्था है, निबंध है, आदि है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिखा है, संध्या गीत है, यामा है, कविता संग्रह है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, साहित्यकार की आस्था है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी, महादेवी वर्मा जी की। विधा परिचय जानेंगे स्टूडेंट्स हम। विधा परिचय, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के स्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दाकृत करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को स्मरण साहित्य कहते हैं। यदि हम किसी की याद में कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्मरण साहित्य कहते हैं। ठीक है, उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, स्मरण साहित्य। समझ, यदि हम किसी की याद में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। पाठ परिचय जान लेते हैं स्टूडेंट्स। निराला जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ, उसमें क्या है आखिर वो जान लेते हैं। निराला हिंदी साहित्य के छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम सुना होगा सब लोगों ने। तो यहाँ पर निराला जी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो लिखा है उन्होंने निराला जी के बारे में लिखा है। जो हमारी कवित्री है महादेवी वर्मा, उन्होंने जो निराला जी कवि हैं उनके बारे में लिखी हैं। और वो छायावादी कवि थे, वो भी छायावादी कवि थे, और महादेवी वर्मा जी छायावादी कवि थी। ठीक है, और क्रांतिकारी भी थे। और ये क्या थे, क्रांतिकारी जी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते। वो आजीवन फक्कड़ बने रहे, यानी कि ऐसे ही घूमते फिरते रहे, अपना जीवन यापन कर दिया उन्होंने। निर्धनता में जीवन यापन करते रहे, तो दूसरों के आर्थिक गुणों को, दुखों को बोझ स्वयं ढोते रहे। यानी कि निर्धनता में, यानी कि गरीबी में हमेशा उन्होंने जीवन यापन किया, और जीवन यापन करते करते उन्होंने दूसरों के दुखों को बोझ भी ढोते रहे। यानी कि दूसरे सामने वाला कोई दुखी है तो वो भी दुखी होगा, उसका सामने वाले का जो भी दुख कष्ट रहता है उसे दूर करने की कोशिश करते थे, उसके खर्चे खुद उठाते थे, ऐसा सब करते थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा है। यानी कि निराला जी का जो परिवार था, जो उनके बिछड़ने का दर्द था, वियोग था, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने सही हैं, देखी हैं, सही हैं, उसे काव्य में उतारे। यानी कि उनके जो उन्होंने अपना काव्य लिखा है, जो हिंदी साहित्य में उन्होंने छायावादी युग में लिखा है काव्य को, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में वो सारी चीज़ें हमें झलक जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, अतिथि करने में उनका अपनापन देखने ही बनता है। यानी कि अतिथि कार्य करना, हमारे भारत में कहा जाता है ना, मेहमान जो होते हैं वो भगवान के समान, अतिथि देवो भव कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर निराला जी शायद ऐसे ही कुछ व्यक्ति थे जो जब अतिथि कोई आ जाते थे तो उनका अपनापन देखने को बनता था। यानी कि इतना खुश हो जाते थे, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती थी निराला जी के अंदर। ठीक है, अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था। उनका व्यक्तित्व कैसा था, आपको लिखने के लिए आएगा, अंडरलाइन करेंगे सब लोग कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो लोहे के समान दृढ़ थे। ठीक है, हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था, कहीं ना कहीं बहुत दयालु किस्म के इंसान थे, वह मानवता के पुजारी थे। ये सब उनकी विशेषताएं हैं, किसकी, निराला जी के। ठीक है, इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दाकृत किया है। यानी कि ये सारी चीज़ों को उन्होंने शब्दों के द्वारा लिखा है। जो हम पढ़ने वाला है निराला भाई, वो उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें हैं। समझ में आया सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे जाएंगे हम लोग। ये हमारी लेखिका आ गई हैं महादेवी वर्मा जी, इनसे आप मिल लीजिए। ये लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। शुरू होता है हमारा चैप्टर। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एक युग बीत जाने पर मेरी स्मृतियों में एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी
पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। कठिन शब्द पहले हम लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर युग शब्द आया है, युग शब्द आया है। युग यानी कि बहुत लंबा समय, ठीक है। बीत जाने पर भी मेरी स्मृतियों की एक घटा, घटा शब्द आया है, घटा। घटा यानी कि जल भरे काले बादल का समूह, जल भरे काले बादल का समूह जो होता है उसे कहते हैं घटा, ठीक है। घनघोर घटा छाई है ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बादलों, जल से भरा हुआ है वो बादल, काले बादलों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है। अश्रुमुखी, अश्रुमुखी यानी कि आंसुओं से भरी हुई, रुआसी। हमारे आंखों में आंसू हो जाते आते हैं ना, तो वो बोलते हैं अश्रुमुखी, यानी कि चेहरे पर आंखों पर आंसू क्यों भरे हुए हैं, आंखों में आंसू क्यों भरे हुए हैं, रुआसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सावनी, सावनी यानी कि अच्छी यादें, सावनी यानी कि अच्छी यादें, ठीक है। और उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा, व्यथा यानी कि पीड़ा या दुख, व्यथा यानी कि पीड़ा या दुख, कि अब तक सूख नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं एक युग बीत जाने पर भी, यानी कि एक बहुत लंबा समय बीत गया है, ठीक है, मेरी स्मृतियों में एक घटा भरी, यानी कि मेरी यादों, स्मृतियाँ यानी कि मेरी यादों में एक घटा भरी, यानी कि एक ऐसी यादें हैं मेरे पास, एक ऐसी चीज़ है मेरे पास जिसमें ऐसा लग रहा है कि जल भरा हुआ है, काले बादल का समूह है। जब भी मैं उस यादों को याद करती हूँ, उन पलों को याद करती हूँ, तो मेरे आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। कोई पल होते हैं ना हमारे जीवन के, जिसे हम याद करके एकदम रोने लग जाते हैं, और कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ यादें हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन में। जब भी वो याद करती तो उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, अश्रुमुखी यानी कि आंसू आ जाते हैं, रुआसी जैसी हो जाते हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं, यानी कि मुझे नहीं पता है क्यों वो गीले से हैं, यानी कि क्यों अभी वो यादें जो हैं मिटी नहीं है, जब भी मैं याद करती हूँ तो रोने लग जाती हूँ, क्यों वो गीले, अन्य आंसुओं से गीले हैं। व्यथा यानी कि जो पीड़ा है, जब भी मैं याद करती हूँ वो गीले हो जाते हैं, ठीक है, जख्म जो है हरा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इनके साथ भी होता है कि अब तक सूख ना पाए, यानी कि जो दुख है, जो दर्द है, वो अभी तक सूख नहीं पाए हैं। उड़ना तो दूर की, यानी कि भूलना तो उसको दूर की बात है, वो अभी तक सूखे नहीं है वो दर्द जो है। समझ में आया स्टूडेंट्स? फर्स्ट पैराग्राफ। आगे देखते हैं। उस दिन मैं बिना किसी सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी। उस दिन उन्होंने कुछ सोचा नहीं, और महादेवी वर्मा जी ने निराला जी से, यानी कि उनको भाई कहती थी वो, निराला भाई से वो पूछ बैठती। क्या पूछती हैं कि आपकी किसी ने राखी नहीं बांधी, राखी का त्यौहार था, वो पूछती है आपको भाई, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी क्या? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी शून्य बंधन, शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की डोरों ढेरों राखियां लेकर घूमने वाला यजमान खोजियों का चित्र था। बंधन शून्य शब्द आया है स्टूडेंट्स, बंधन शून्य लिख लीजिए, यानी कि सारे बंधन से मुक्त। कच्चे, कच्चे शब्द आया, कच्चे का अपोजिट पता है आपको? पक्के। कच्चे का अपोजिट क्या होता है? पक्के। अपोजिट वर्ड भी लिखते जाएंगे आप लोग, ठीक है। यजमान शब्द आया है, यजमान, यजमान यानी कि यज्ञ करने वाला, यजमान यानी कि यज्ञ करने वाला। तो यहाँ पर वो बिना किसी बात के पूछ बैठती हैं कि भाई आपको किसी ने राखी नहीं बांधी क्या? तो उस समय उनके दिमाग में था कि शायद सारे कच्चे जो सारे बंधन से मुक्त थे, बंधन मुक्त थे, यानी कि उनकी जो कलाई थी, जो रिस्ट थी उनकी, वो बंधन मुक्त थी, कोई धागा नहीं बंधा हुआ था। कच्चे सूत की डोरे राखियाँ घूमने, ऐसा लग रहा था उनको कि जो राखियाँ बेचने वाला होता है ना, वो चित्र उनके खोजी, जो खोजी होता है राखी बेचने वाला, उसको खोजी कहते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ऐसा चित्र था, ठीक है। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने उन्हें क्षण भर के लिए चौंका दिया। लेकिन जब वो पूछती तो है, पूछते लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन पे ही कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, क्षण भर के लिए चौंक जाती। एक पल के लिए खुद के क्वेश्चन पे ही वो चौंक जाती कि अरे मैंने ये क्या पूछ लिया, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं।
कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनाएगी। भुक्खड़ यानी कि कंगाल, भुक्खड़ यानी कि कंगाल को वो कहते हैं अरे बहन मुझे कौन, मेरे जैसे भुक्खड़ मेरे जैसे कंगाल को कौन भाई बनाएगा। मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी। एकांकी, एकांकी शब्द आया है, एकांकी यानी कि अकेले, एकांकी यानी कि अकेले जीवन की व्यथा थी। मैं उनके जीवन की क्या थी, व्यथा बताने वाली थी। या चुनौती, यह कहना कठिन था, मैं नहीं जानती थी। मैं उनके जीवन की व्यथा पीड़ा बताने वाली थी कि चुनौती बताने वाली थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, यह कहना कठिन है, जान पड़ता है। वो कहते हैं ये कहना कठिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर कठिन शब्द आया है। कठिन का अपोजिट लिख लीजिए आप लोग। कठिन का अपोजिट होता है सरल। ठीक है, कि किसी अव्यक्त चुनौती का आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। अभिषेक यानी कि किसी को अच्छा समय, किसी का अच्छा समय की प्रेरणा दी। ठीक है, उसने दिव्य वर्ण ग्रंथ मधु वाले गीत सुमनों से भर्ती की अर्चना भी की है। तो वो कहते हैं कि वो दिव्य वर्ण वाले, कौन से, वो दिव्य वर्ण वाले, अंडरलाइन कर लीजिए, दिव्य वर्ण वाले मधुर वाले गीत सुमनों की भर्ती की अर्चना की है। भर्ती यानी कि भारत के लिए उन्होंने क्या किया है, अर्चना किया, पूजा किया है। अर्चना यानी कि पूजा वंदना किया है। और बर्तन मांजे हैं, उन्होंने क्या किया है, बर्तन भी मांजे हैं, पानी भरे हैं। जैसे कठिन श्रम साधना से श्वेत यानी कि सफ़ेद जो पसीना होता है, बिंदुओं से मिट्टी के श्रृंगार किए, यानी कि उन्होंने बर्तन मांजे हैं, पानी भरे हैं, बहुत कठिन काम किए हैं। उसके जो पसीना निकला है उससे उन्होंने, उस मिट्टी से उन्होंने अपना श्रृंगार किया है। समझ में आया आप लोगों को, कितनी मेहनत किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन के बगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंख डाली जितनी एक महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांसी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आई हैं। युग्म शब्द आया है दिन रात, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। युग्म शब्द आया है दिन रात। ठीक है, दिन रात के पगों यानी कि पैरों, दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों से आंसू के भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आग डाली है। उन्होंने क्या किया है, ऐसी बहुत सारी अतीत यानी कि अतीत की यादें, पुरानी यादें, उन्होंने अक्षरों के आंसू से रंग भर दिया है। उन्होंने अपने लिख डाला है, उन्होंने अपनी अतीत की यादों को उसमें रंग भर डाला है। अनेक चित्र कथाएं आग डाली हैं, यानी कि आग डाला यानी कि अनुमान लगा डाला है। ठीक है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, यानी कि उनके जीवन की जितनी भी असाधारण व्यक्ति कहा है उन्होंने, क्या है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं थे वो, एकदम जो मानवता का पाठ पढ़ाए, मानव के लिए हमेशा तैयार रहे, उसके दुख में दुखी हो जाए, उसकी हमेशा मदद करे, तो वो साधारण आदमी तो आजकल तो कर नहीं पाते हैं, वो असाधारण व्यक्ति ही कहे जाएंगे। ठीक है, जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। मार्मिक यानी ऐसी कोई बात जिसमें दुखों को दूर कर सके। ठीक है, झांकी मिल सके, पर उन सब को संभाल सके, यानी कि उन सब चीज़ों को संभाल सके ऐसा एक चित्रधारण पा लेना सहज नहीं है। यानी कि ऐसी सब चीज़ों को पा लेना क्या है, सहज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के लिए असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। यानी कि उनका जीवन जो था अस्त व्यस्त था बच्चों। ठीक है, उनका जीवन कैसा था, अस्त व्यस्त था। युग्म शब्द आया, अंडरलाइन करेंगे। और
हमेशा असफल प्रयास रहा है। उनके जीवन को सफल बनाने के लिए एक असफल प्रयास करती रहती थी और उन सब चीज़ों को याद करती है ना, स्मरण करती याद करती हैं तो आज भी उनके चेहरे पर हंसी आ जाती। एक बार अपनी निर्बध उदारता की तीव्रता आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। एक बार क्या होता है, बहुत तीव्र आलोचना होती है उनकी, तो उन्होंने सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। वो वचन देते हैं कि नहीं, मैं ठीक से रहूँगा, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अच्छे से रहूँगा। ठीक है, समझ में। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए थे। उस टाइम में स्टूडेंट्स उनको 300 रुपये कहीं से मिल गए थे। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। वही पूंजी उन्होंने मुझे दी और कहा कि अभी खर्च का बजट जो बजट है तो उसे तुम बना डालो। ठीक है, कि मैं महीने भर में मुझे पूरा पैसा खर्च करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारे बजट तुम बना लो। उन्हें मेरा व्यक्तित्व हिसाब रखना पड़ता है, तो जो पर्सनल हिसाब जो रखना पड़ता था वो सब रखते थे। वो जानते थे कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है, यानी कि कितना मुश्किल है। दुष्कर शब्द आया, दुष्कर यानी कितना मुश्किल है। ना वो मेरी चादर लंबी कर पाते थे, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते थे। यानी कि जो पैसे हैं भाई उसी पैसे में खर्च करना है, तो वो तो ना तो चादर लंबी होगी, यानी कि ना पता पैसे बढ़ने वाले हैं, 300 से 400 होने वाले नहीं हैं, 300 ही रहने वाले हैं, और ना पैर सिकोड़ने देते थे। यानी कि अब 300 रुपया है तो 300 में जितना है उतना पूरा खर्च कर डालो। ठीक है, अब ये भी नहीं कि चलो भाई इसको थोड़ा सा कम खर्च कर रहे हैं, 250 ही खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना है सब खर्च। तो वो पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, वो और इस प्रकार वो विचित्र रसाकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। अब इसी तरह से 30 दिन कैसे बीतता है वो देखिए, चलिए। ठीक है, पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई गई स्टूडेंट्स, कि जो अनुत्तीर्ण छात्र होते हैं, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी होते हैं, जो अनुत्तीर्ण रहते, फेल हो जाते हैं, प्रतियोगिता हो, यदि 100 में से उन्हें 10 नंबर मिल जाता है तो शून्य होने से तो अच्छा है ना 10 नंबर। उनको लगेगा भाई चलो, मैं तो शून्य मिलने वाला था, 0 मिलने वाले थे मुझे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 10 मिल गया, तो कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठ, अपने आप को खुश मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे। ठीक है, समझ में आया। रसाकसी यहाँ पे है, यानी कि बहुत मुश्किल से कोई काम करना। अब यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे 0 मिलने वाला, शून्य मिलने वाला, यदि उसे 100 में से 10 नंबर में मिल जाते तो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा ना स्टूडेंट्स। तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया वह अब निराला जी को पसंद आ गया। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो हैं, लेखिका जो है, कहती हैं कि नमक से लेकर नापित का लिख लीजिए, नापित यानी कि नाई तक, यानी कि घर में नमक चाहिए, नाई का खर्चा, और चप्पल से लेकर यानी कि चप्पल का खर्चा, मकान के किराए तक, सब का उन्होंने अनुमान पत्र मैंने बनाया, यानी कि कितना कितना लगना है। अनुमान पत्र यानी कि हिसाब किताब उन्होंने बैठाया कि महीने का भाई कितना खर्चा लगना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। अब जब उन्होंने निराला जी को ये पेपर दिया तो उन्हें पसंद आ गया। तो लेखिका जो थी, क्या नाम था उन लेखिका का आपके, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, तो उन्हें अपने अर्थशास्त्र पर कहीं ना कहीं गर्व होने लग गया। पर दूसरे दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी, यानी कि दूसरे दिन से ही क्या होने लगा, जो मेरा गर्व था कहीं ना कहीं वो
चूर होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस बात पे हमें गर्व था वो कहीं ना कहीं गिर जा रहा था मेरा गर्व, ठीक है, गिरावट हो रही थी उस गर्व में। वो सवेरे ही पहुँचे, वो सवेरे, वो यानी कि कौन, निराला भाई जो थे वो सवेरे ही पहुँच जाते हैं। 50 रुपये चाहिए, क्या कहते हैं वो, 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, किसी विद्यार्थी का क्या जमा करना है स्टूडेंट्स, परीक्षा शुल्क जमा करना है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा कि जो 300 रुपये मिले थे उन्हें, उन्होंने कैसे कैसे खर्च किए, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला 50 रुपया उन्होंने क्या किया, एक किसी विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क देना है उसके लिए उन्हें मांगा, अन्यथा परीक्षा में नहीं बैठ पाए। वो बोलते हैं आप यदि पैसे नहीं देंगे तो परीक्षा में नहीं बैठता है। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि संध्या होते, शाम होते होते क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कोई साहित्यिक मित्र था, दोस्त था, उसको कितना देना था स्टूडेंट, 60 रुपये देना था, ठीक है। 50 दिया और अभी 60 दे दिया, कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, ठीक है। संध्या होते होते उसी दिन की बात है, सुबह में विद्यार्थी को परीक्षा के लिए देना था और दूसरा क्या करना था, उनको 60 रुपये देना था, मित्र को आवश्यकता थी, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को भी, समझ गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। फिर दूसरे दिन क्या हुआ स्टूडेंट, अब 110 रुपये तो हो गया, यहाँ पे 40 रुपये का उन्होंने, दूसरे दिन क्या हुआ, लखनऊ के किसी टांगे वाले को, उन्हें 40 रुपये, उनकी माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा, यानी कितना हो गया, अभी 150 रुपया हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया, 2 दिन में ही 150 रुपया ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर अभी क्या करते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, ये लाइन समझ में आई है आपको। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, लखनऊ, दूसरे दिन उनको लखनऊ के किसी टांगे वाली की माँ को 40 रुपया मनी ऑर्डर करना था, ये कर लिया। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपया देना अनिवार्य था, ठीक है। यहाँ पर 150 रुपये का हिसाब हुआ था, अभी यहाँ पे कितना देना है, 100 रुपया देना अनिवार्य, यानी कि 250 रुपये का हिसाब यहाँ पे 2 दिन में हो गया उनका, ठीक है। दिवंगत, दिवंगत यानी कि मृत कोई मृत दोस्त था उनका, उसकी भतीजी के विवाह के लिए उन्हें 100 रुपया देना था, ठीक है। ये लाइन भी क्लियर हो गई आप लोगों की, समझ में आए। अंडरलाइन करेंगे सब लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 250 रुपये का हिसाब यहाँ पर हो गया, ठीक है। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। तीसरे दिन भी उन्होंने कुछ मांगा होगा और तीसरे दिन तक उनका जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई, और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। अब ये क्या बनी हुई थी, संस्थापक बनी हुई थी। कौन बना था संस्थापक, महादेवी वर्मा, ठीक है। अब जो भी पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, अब इन्हीं के खाते से ज़्यादा पैसे, क्योंकि इन्हीं से पैसे मांगती, क्योंकि ये निराला जी के पैसे तो ख़त्म हो गए थे स्टूडेंट्स, अब पैसे किसको देने पड़ रहे थे, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। तो उनके खाते में ये दान खाता उनके हिस्से में जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डर दानी को ना रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा देगा, दम लेंगे, पहुंचाकर ही दम लेंगे, ठीक है। ऑर्डर दानी यानी कि दान करने की जो तीव्रता थी ना उनकी, इस तरह से यदि दान करते रहेंगे सबको ना, तो ये मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा देंगे। कौन पहुंचा देगा, निराला भाई, किसको, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। तब से कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने कभी नहीं किया। फिर तब से उन्होंने कान पकड़ लिया, भैया इनका तो हमें कुछ करना नहीं है, इनका कुछ हमें बजट नहीं बनाना है, ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या था, आगे देखते हैं। बड़े यत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तु
भी जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अर्थ अंतर्ध्यान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब ध्येय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बता रहे हैं स्टूडेंट, बड़े यत्न से बनाई रजाई, यानी कि बहुत बड़े यत्न से उन्होंने क्या बनाई थी, रजाई बनाई थी। ठीक है, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तु भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो गई। यानी कि ये सब चीज़ें जो रजाई थी, कोट थी और नित्य व्यवहार में जो चीज़ें आती थी वो सब वो क्या करते थे, दान देते थे। दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए अंतर्ध्यान, यानी कि गायब होने लग गए। आदृश्य, ठीक है, जिसको हम आदृश्य कहेंगे। आदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना यानी कि आदृश्य होना, गायब हो जाना। ठीक है, फिर क्या हुआ, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। क्या कहती है, वो कहती हैं अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, जो साधन मात्र है। यानी कि ये चीज़ें तो साधन मात्र है ना, रजाई है, घर है हमारा, बेड है, टीवी है, ये सब तो साधन मात्र है। ठीक है, वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। वो कहती है वो संध्या को मैं बहुत याद करती हूँ जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। यानी कि उस शाम को मैं याद करती हूँ जब वो किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का आतिथ्य ग्रहण करने, यानी कि अतिथि यानी कि मेहमान, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए गए थे। ठीक है, अतिथि यानी कि मेहमान। लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो किसी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, यानी कि वो क्या करते, बिछौने यानी कि बिस्तर। उन्होंने क्या किया, गुप्त जी आए हुए हैं उनके घर पर, फिर क्या करते हैं देखिए। ठीक है, वो क्या करते, बिछौने का बंडल दबाए हुए, यानी कि बिस्तर का बंडल दबाए हुए थे। दिया सलाई के क्षण प्रकाश, यानी कि दिया सलाई जो होती है, पहले के ज़माने में दिया सलाई जलाते थे लोग बाग, कैंडल, जैसे कि अभी हम जलाते हैं इस टाइम पे। अभी तो हमारे सबके घरों में लाइटें आ गई हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो पहले जब नहीं थी चीज़ें तो ऐसे वो लोग दिया सलाई जलाते थे। ठीक है, कैंडल की तरह होता है, उसमें तेल डाला जाता था और बत्ती एक रहती थी, वो जलती थी धीमे धीमे। ठीक है, तो प्रकाश, क्षण भर प्रकाश, यानी कि बहुत धीमा उजाला उसका रहता है। क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ी का मार्ग दिखाते हुए, तो उस प्रकाश से वो क्या कर रहे थे, क्षीण अंधकार, यानी कि अंधेरा, बहुत अंधेरा था, तंग सीढ़ियाँ थी, पतली सी सीढ़ियाँ थी, और मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। यानी कि रास्ते पे सीढ़ियों पर चढ़ना था तो वो रास्ता दिखा रहे थे और सीढ़ियों पर ले गए, उस कमरे में लेके गए। ठीक है, कक्ष में लेके गए जिनकी कठोर साहित्य साधना का मूल साक्षी रहा है। उनको कठोर साहित्य, यानी कि उस कमरे में बैठकर वो साहित्यकार बने, साहित्य लिखते थे, तो ये उनका साक्षी रहा है। मूक साक्षी यानी कि ना बोलने वाला साक्षी रहा है। ठीक है, समझा आप लोगों को। मूक साक्षी यानी कि कविता वगैरह लिखते थे, वहाँ पर साधना करते थे, यानी कि ना बोलने वाला। मूक यानी कि ना बोलने वाला। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती में भरा पर तेल की खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जलने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर वो कह रहे हैं, आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा तेल, खाली मिट्टी का दिया था, उसमें तेल वगैरह, वो भी जल उठने का प्रयास कर रहा है, यानी कि प्रयास यानी कि यत्न कर रहा था,
धीरे धीरे जल रहा था बेचारा, जैसे ही जलने का इच्छा हुई थी उसको, धीरे धीरे जल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जलने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक है, विधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उसमें भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। आलोक रहित शब्द आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, इसका कठिन शब्द देख लीजिए, आलोक रहित। आलोक रहित है, आलोक रहित यानी कि प्रकाश, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं हो। सुख सुविधा शून्य यानी कि कोई सुख सुविधा नहीं हो घर के अंदर। गृह स्वामी के विशाल आकार, गृह स्वामी यानी कि जो घर का मालिक होता है, गृह स्वामी यानी कि जो घर का मालिक होता है, कि विशाल आकार, उसमें भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। विशाल यानी कि बड़ा दिल, विशाल यानी कि बड़ा दिल से है यहाँ पर। आत्मीयता से भरा हुआ था यानी कि घर में प्रकाश नहीं था, प्रकाश रहित था, सुख सुविधा शून्य था उनका घर, जो घर के मालिक थे, लेकिन उनका जो दिल था बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। ठीक है, उससे भरा हुआ था। घर भले ही छोटा रहा हो, कोई सुख सुविधा नहीं रही हो घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल था उनका वो बहुत विशाल था। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। प्रहरी शब्द आया है स्टूडेंट्स, प्रहरी यानी कि पहरेदार है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो निराला जी थे, उनके जो अतिथि थे, उनके संबंध में बेसुध थे, यानी कि उनको होश नहीं था। बेसुध यानी कि होश ना होना। ठीक है, बेसुध थे कि वो बहुत कहीं ना कहीं एक्साइटेड थे कि वो आने वाले थे। अतिथि यानी कि मेहमान, उनकी सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी थे, एक सतर्क प्रहरी की तरह थे, यानी कि जो पहरेदार होता है ध्यान रखता है ना कि कोई अंदर ना आए पाए, कोई तकलीफ़ ना हो उसको। तो इसी तरह से वो भी एक सतर्क प्रहरी की तरह यानी कि पहरेदार की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, अपने अतिथि के लिए। अतिथि की सुविधा का विचार कर वो नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो भी घर में मिल सका सब तख्त पर बिछा उन्हें प्रतिष्ठित किया। अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। अतिथि के लिए क्या लेकर आए थे वो? अतिथि के लिए सुविधा के विचार के लिए वो नया घड़ा लेकर आए थे। अंडरलाइन करेंगे सब लोग, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निराला जी अतिथि के स्वागत के लिए क्या लेकर आए थे? नया घड़ा लेकर आए थे और गंगा जल भर ले आए थे उसमें। ठीक है, भर दिया था, ले आए थे। और धोती चादर जो भी था उनके घर में, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया था, उसे तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, जो उनके मेहमान थे उन्हें उन्होंने क्या किया था, प्रतिष्ठित किया था। मैथिली शरण गुप्त जी उनके मेहमान थे ना, उन्हें उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। समझ में आया? नया घड़ा क्या लेके आए थे? नया घड़ा लेकर आए थे। और जो धोती चादर जो भी घर में था वो सारी चीज़ें बिछा कर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया, यानी कि विराजमान किया गया, सम्मान किया गया, सम्मानित किया। प्रतिष्ठित का शब्द होता है सम्मानित करना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विरोधी महाकवियों ने एक नया क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वो मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं तारों की छाया में। यहाँ पे शब्द आया है तारों की छाया, यानी कि रात के समय दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवि थे। ठीक है, मर्यादा से युक्त थे वो कवि और विद्रोही महाकवि थे। कहा जो भी कहा सुनी हो, जो भी बातचीत हुई, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, क्या बातचीत हुई ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन सुबह गुप्त जी को, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को निराला जी ने ट्रेन में बैठाया और मुझे उनके सुख शयन का संदेश देना ना भूले, यानी कि उन्होंने मुझे बताया कि वो सुख शांति से पहुंच गए हैं। ये बात उन्होंने मुझे बताया, समाचार इस बात का मुझे दिया कि सुख सुविधा से पूर्ण वो अपने घर पहुंच गए हैं, ट्रेन में कोई परेशानी नहीं हुई उनको। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अवसर की कमी नहीं जब वो अकस्मात पहुंच कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर जो हमारी लेखिका है वो कहती हैं निराला जी के प्रति, कहती हैं कि अतिथि, अतिथि यानी कि मेहमान यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो वो अक्सर करके क्या होता था स्टूडेंट्स कि ऐसे असुर की कोई कमी नहीं रहती थी। अकस्मात, अकस्मात शब्द था यानी कि अचानक से आ जाते थे, ठीक है। पहुँच के कहने लग जाते जो मेरा इक्का है, या इक्का यानी कि जो गाड़ी है, इक्का यानी कि यहाँ पर वो गाड़ी होती है ना जो टांगा, ठीक है। इक्का टांगा उसको बोलते हैं ना, टांगा वगैरह। तो उस पर लकड़ियाँ वगैरह रखवा दो, कुछ सामान रखवा दो, कुछ घी रखवा दो, क्योंकि घर पे क्या अतिथि आने वाले हैं, घर पे कोई सामान नहीं है। अक्सर करके ऐसा होता था, ठीक है। कवित्री के पास साथ, क्योंकि मोस्टली वो कवित्री के पास आते थे, उनको बोलते थे ये सामान ख़त्म है तो आप प्लीज़ मुझे दे दो ये सामान, ऐसा करके वो हमेशा उनको ऐसा करते थे, ठीक है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जाए सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय झलक आता था। यदि कोई, बताया जा रहा है यहाँ पर, यदि कोई अतिथि यदि उनके घर पर आ जाए खाना खाने के लिए, तो वो उनके हृदय में कैसा हो जाता था, बालकों जैसे, यानी कि छोटे बालक जैसे रहते ना, एकदम खुश हो जाते हैं। कोई घर पे आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है घर पे, तो उनके चेहरे पर भी वही झलक दिखाई पड़ती थी, ठीक है। उनके चेहरे पर भी वही झलक दिखाई पड़ती। जो अपना घर समझ कर आए हैं उसमें यह कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। यानी कि उनका कहना था निराला जी का कि यदि वो अपना घर समझ कर आए हैं हमारे घर पर, तो मैं उनसे ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे घर पर खाने की व्यवस्था नहीं है, आप दूसरे घर पर चले जाइए, ठीक है। तो इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति थे निराला जी, ठीक है। मेहमानों का बहुत स्वागत करते थे और हमेशा एकदम उत्साहित रहते थे, इस तरह के व्यक्ति थे वो। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वो अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। सहर्ष यानी कि खुशी खुशी, यानी कि खाना बनाने से लेकर जूठे बर्तन धोना, वो अपने जो अतिथि देवता थे उनके, यानी कि जो मेहमान रहते थे उनके लिए वो खुशी खुशी करते थे। अतिथि की दृष्टि में निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, अंडरलाइन करेंगे सब लोग इस लाइन को, कि निराला जी की दृष्टि में क्या है, पुरातन संस्कार, यानी कि पुराने संस्कार, वही पुराने संस्कार हैं जो हमारे ग्रामीण किसान के देखने को मिलता है। ग्रामीण किसान में देखने को, यानी कि ग्रामीण जो किसान होते हैं, यदि गांव में यदि आज भी कोई चला जाए घर पर उनके खाना खाने के टाइम, तो वो लोग ज़रूर खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पर उनके जो निराला जी थे उनके अंदर भी यही संस्कार उपलब्ध थे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर लेखिका जो है वो कह रही हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि उनकी सघनता जानने का एक अवसर, एक मौका, अवसर यानी कि एक मौका उन्हें मिलता है। श्री सुमित्रा नंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इनका भी नाम सुना होगा, ये भी बहुत बड़े कवि और लेखक रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी। दिल्ली में उस टाइम पर वो टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, यानी कि एक तरह की बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, पता ही होगा आप लोगों को। ज्वर यानी कि बुखार से पीड़ित थे, ठीक है स्टूडेंट। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार बनाने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर वो एडमिट थे बेचारे, लेकिन कहा जाता है ना कि साधारण और अघटित को, यानी कि जो घटित ना हुआ है, अघटित यानी कि जो घटित ना हुआ हो, घटित यानी कि जो घटित हुआ हो, ठीक है। तो वो घटित नहीं हुआ, यानी कि वो मरे नहीं थे, तो भी किसी समाचार पत्र वालों ने उनका क्या किया, स्वर्गवास की झूठी खबर उनकी छाप दी, यानी कि मरने की उनकी झूठी खबर उसने छाप दी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ मुखर हो सकी
तब वो इतना ही कह सके। क्या कहते हैं, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पंथ के साथ यानी कि पंथ जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, तो रास्ता क्या है, कम अखरता था, यानी कि बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, लेकिन अब थकावट सी होने लगी। उनको भी अब जीवन जीने में क्या है, थकावट होने लगी। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं आगे। में मिले धन को कुछ अंश भी क्या वो अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकलित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रयास निसफल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वो हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। निसफल शब्द आया है, यानी कि निसफल यानी कि बेकार ना जाना, विफल ना जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं। परिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। ग्रही वृत्ति यानी कि किसी से कुछ ना कहने की भावना, किसी से कुछ कहने की ना भावना हो रही थी। तब ना बसंत के परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। परिहास शब्द आया स्टूडेंट, परिहास यानी कि जोर की हंसी। ठीक है, बसंत का महीना होता है, तो बहुत तेजी से हंसी की मुद्रा में कहा कि आपको मधुकारी खाने की आवश्यकता है। खेद, अनुपात या पश्चाताप की इस लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। अनुपात यानी कि खेत रंजत यानी कि कहीं ना कहीं दुख था उनको, पश्चाताप था कि एक लहर रहित विनोद की एक प्रशांत धारा यानी कि शांत धारा से तैरता हुआ उनका उत्तर आता। क्या उत्तर आता है? मधुकरी तो अब भी खाते हैं। वो क्या कहते हैं कि मधुकरी तो हम अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों में से साहित्य का कोश समृद्ध है। निधियों यानी कि निधि से हमारा कोश क्या है? साहित्य का कोश क्या है? समृद्ध है, यानी कि भरा हुआ है। समृद्ध यानी कि भरा हुआ है। उसने मधुकारी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। वो क्या कहते हैं कि मेरा साहित्य क्या समृद्ध है। उसने मधुकारी मांगकर यानी कि मधुकारी भिक्षा मांगकर मैंने कभी अपना जीवन निर्वाह नहीं किया है। मधुकारी यानी कि भिक्षा। ठीक है, इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। अब कहते हैं कि यह जो कटु सत्य है कि आने वाला जो युग है विश्वास कर सकेंगे क्या, यह कहना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तीर्णीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं। एकादशी के सवेरे स्नान, हवन आदि कर जब वो निकले तब गौरिक परिधान पहन चुके थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें याद नहीं था कैसे उन्होंने गेरुए रंग का कपड़ा पहने, लेकिन एकादशी का दिन था, स्नान वगैरह किया उन्होंने। अंगोछे का अभाव यानी कि अंगोछा नहीं था, टॉवल की तरह यूज़ किया जाता है अंगोछे को। ठीक है, अंगोछे के अभाव यानी कि अंगोछा नहीं था, दोबारा टॉवल नहीं था। और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण यानी कि रंग जो था, वस्त्र का जो रंग था यानी कि गेरुआ रंग था, गेरुए रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर ही गौरिक हो गया था। यानी कि
ऑरेंज कलर, गेरुआ कलर यानी कि ऑरेंज कलर होता है। जब भी उसे पहन लो ना तो शरीर ही नहीं बल्कि उनका हाथ मुंह भी क्या है, कहीं ना कहीं एकदम गौरिक, ऑरेंज ऑरेंज ही पूरा दिख रहा था, गौरिक हो गया था। ठीक है, समझ में आया? गौरी को यानी कि प्रतिभाशाली कहीं ना कहीं लग रहे थे, एकदम अट्रैक्शन लग रहा था। ठीक है, मानो सुनहली धूप में घुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो, ऐसा लग रहा था। क्या? गेरू रंग, गेरू रंग यानी कि भूरा रंग जिसको कहते हैं। ठीक है, लाइट ब्राउन या ग्रीनिश, सॉरी ग्रीनिश कह रही हूँ मैं, जैसे कि ऑरेंज शेड में देखते हैं ना आप लोग, बहुत सारे साधु संत जो कपड़े पहने रहते हैं गेरुआ रंग का ही होता है उनका। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सुनहरी धूप में घुला हो गेरू के पर्वत में कोई शिखर हो। ठीक है, ऐसा लग रहा था। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत गाने लगे। जहाँ भी पहुँचते वो क्या करते, 2 रोटियां मांगकर खा लेते हैं और गीत गाने लग जाए, होगा रोटियां का रोटी हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, वचन परिवर्तन करिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन सर्वथा नवीन परिक्षेप का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। यहाँ पर लेखिका जी कह रही हैं स्टूडेंट्स कि आपके संन्यास होने से मुझे बस एक ही लाभ हो रहा है। कि यह क्या लाभ हो रहा है? कि उनके साबुन के पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। किसके पैसे बच जाएंगे? साबुन के पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, गेरू वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, क्योंकि गेरू वस्त्र जो होता है वो जल्दी मैले नहीं होते हैं। पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। अब भाई, अब संन्यास ले लिया इन्होंने तो कहाँ कहाँ घूमते भटकते रहेंगे, छप्पर डालना पड़ेगा। तो धूप और वर्षा मौसम तो रहता है, कभी धूप होती है, गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, तो पूर्णतः तो रक्षा हो नहीं सकती है। पेड़ के नीचे आप बैठे रहोगे, और हमारे देश में वैसे भी पीपल और नीम के पेड़ तो कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, बार बार मन में एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? क्या इस देश की सरस्वती और बैरागी पुत्रों की परंपरा अछूड़ रखना चाहती हैं? इनके मन में एक प्रश्न उठता था कि सरस्वती जो माता, जिनके पास सरस्वती है यानी कि विद्या का खजाना है, जो पुत्र वैरागी पुत्र हो गए हैं, क्या ऐसी परंपरा है कि उन्हें भूखा रहना पड़े? अछूड़ यानी कि अखंडित। ठीक है, क्या है, मैं संसार में उन्हें, जो हमारा संसार है उसमें सुखों को उन्हें त्यागना पड़ेगा। जो हमारे सरस्वती पुत्र हैं यानी कि जो ज्ञानी पुत्र हैं, उन्हें क्या संसार के सुखों को त्यागना पड़ेगा? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? यानी कि ये रास्ता बहुत कठिन है, पथ यानी कि रास्ता जो बहुत कठिन है, पग यानी कि पैर रखने की जो शक्ति थी निराला जी में ही पाई गई थी। ठीक है, निराला जी ने ये काम किया था। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे देख लेते हैं। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। शरीर पर्यायवाची आया है, लिख लीजिए, शरीर यानी कि तन। ठीक है, निराला जी अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने साहित्य से, सभी चीज़ में क्या थे? असाधारण थे। उसमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। सामंजस्यपूर्ण यानी कि अनुकूलता, सामंजस्यपूर्ण यानी कि अनुकूलता, संधि यानी कि मेल है। उनका विशाल डील डॉल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर कर चलती है। यानी कि उनका जो शरीर था, विशाल शरीर था, डील डॉल वाले थे, अच्छी बॉडी वाले थे, हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता, यानी कि कहीं ना कहीं मन में जो आतंक उत्पन्न कर देता था, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर कर देती थी। यानी कि जो उनका मुख था, चेहरा था, कहीं ना कहीं बहुत सरल व्यक्ति थे। ठीक है, वो चीज़ें वो दूर कर देते थे। ठीक है, सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। यानी कि सत्य का मार्ग जो होता है सरल होता है, लेकिन तर्क और संदेह के चक्कर में वहाँ तक
उस राह तक पहुंचा नहीं जा सकता, यानी कि उस रास्ते तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी से जीवन के सत्य दृष्टों को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। निराला जी कहाँ के सदस्य? इसी परिवार के सदस्य, हिंदी साहित्य के ही सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। प्रतिकार यानी कि विरोधी, प्रतिकार यानी कि विरोधी के लिए, किसी अन्याय के लिए, विरोधी के लिए उनका हाथ लेखनी के लिए पहले उठ जाता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। यानी कि जो लेखनी है, जब वो लिखते हैं तो बहुत कठोर प्रहार करते हैं, बहुत कठोर प्रहार करते हैं। पर उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष से तरंगित नहीं होती। लेकिन उनकी जो आँखों की स्वच्छता है, साफ है जो उनकी आँखें, ठीक है, किसी मलिन द्वेष से तरंगित नहीं, यानी कि कभी गंदा चीज़ भी आ जाए। मलिन यानी कि गंदा, ठीक है, तरंगित यानी कि तरंग युक्त नहीं होती हैं। कभी गंदी चीज़ें भी देख ले तभी तो भी उनकी आँखें जो है तरंगित नहीं होती हैं। होठों की खिंची हुई सी रेखाओं से निश्चित ही छाप है, और उनकी होठों पर खिंची हुई है रेखाएं जो निश्चित ही छाप दिखाई पड़ती हैं, पर उसमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सुकड़न नहीं मिल सकती है। भंगिमा यानी कि कुटिलता, कुटिलता नहीं मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? क्रूरता और कायरता से वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ से अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में है। ठीक है, निराला जी क्या कह रहे हैं? क्रूरता यानी कि निर्दयता और कायरता में वैसे ही संबंध जैसे वृक्ष की जड़ से अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में है। यानी कि जो जड़ है, जो रस है, और फल में फल का जो स्वाद होता है उस तरह से है। ठीक है, किसका संबंध? क्रूरता और कायरता का। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। वो किसी से क्या भयभीत नहीं है, डरे हुए नहीं है, और किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं, गुस्सा होना उनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, उनके तीखे व्यंग की रेखा के पीछे संभव सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी के विचार में क्रांतिकारी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। जो निराला जी हैं स्टूडेंट्स, वो विचार से क्रांतदर्शी हैं, यानी कि सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब चीज़ पता है, और आचरण से क्या है? क्रांतिकारी है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इस झंडा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। वो किसके समान है स्टूडेंट? हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर, समीर यानी कि हवा जैसी नहीं जो सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का भार भी ढो फिरता है। यानी कि वो हवा की तरह नहीं है, उस हवा की तरह नहीं है, सुगंध नहीं मिले तो दुर्गंध फैलाने लग जाए, उसे वो उपयोगी नहीं मानते। उनके प्रति उनका किंचित मात्र ही मोह नहीं है, चाहे तोड़ने योग वस्तु के साथ रक्षा की योग वस्तु भी नष्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं हम। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। उनके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रही हैं जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता उपेक्षित है। ठीक है, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है स्टूडेंट। ऐसा संतुलन सुलभ ना होने के कारण उन्हें पूर्णता से समझने वाले विरले मिलते हैं। यानी कि उन्हें समझना इतना आसान नहीं है, उन्हें समझने के लिए बहुत विरला व्यक्ति ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे दो व्यक्ति जगह मिल सकते हैं जिसमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्यत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। ठीक है, एक तो क्या है, एक जगह पे क्या है, नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता है। ठीक है, नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, और दूसरा क्या है, उनकी निंदा करते हुए नहीं थकता, हाँ नहीं आता। जो अपनी चोट पार नहीं कर देख पाते
उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते हैं। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत कौदंती इन्हीं निम्न वृत्तियों से संबंध रखती हैं। किंवदंतियों यानी कि जनश्रुति, अफवाह जिसको कहते हैं, अफवाह जिसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अफवाह जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। मनुष्य जाति का जो इतिहास है वो तो क्रूर और लंबा है ही है। ठीक है, प्रायः सभी युग में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बार मूर्खता से इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। मनुष्य पर हमेशा अत्याचार हुए हैं। कभी क्या किया गया है, स्टूडेंट्स लाइन करेंगे, आप लोग अंडरलाइन करेंगे। कभी उसे क्या किया गया है, मनुष्य को श्रेष्ठ पर समझ लेने वाले व्यक्ति को छांट कर, जो व्यक्ति ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें कभी क्या दिया जाता है, विष दे दिया जाता है, कभी उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है, कभी गोली का लक्ष्य कर दिया जाता है, यानी कि गोली मार दी जाती है। और इस तरह की मूर्खता हमारे इतिहास में नए पृष्ठ जोड़ती रहती है। यानी कि लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो नासमझ जो इंसान है, इतिहास पर इस तरह से क्रूरता का लंबा आपको मिल जाएगा, क्रूरता के ऊपर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रकृति की चेतना यानी कितने निसफल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है। विफल यानी कि बहुत सारे ऐसे उपयोग किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ही मनुष्य एक ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातियों ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए उसमें बड़ा कारण खोजने की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि उनकी समझ के परे है, अथवा उनका सत्य उनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता है। भ्रांतियाँ यानी कि जो भ्रम है, उनकी जो भ्रम है उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, शिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिश्राप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं है। लौहसार घेरा यानी कि लोहे का कंठ धरा, जिसको हम कहते हैं लोहे का कंठ धरा। स्टूडेंट्स लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चेष्टाओं के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, भाई, बहन आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग की पतझड़ बन गए हैं। कोपल यानी कि नई पत्तियाँ, कोपल यानी कि नई पत्तियाँ। तो उनके कह रहे हैं, उनके जो निकट हैं, भाई हैं, बहन है, माता जी हैं, उनकी नई कोपल की पत्तियाँ यानी कि जो नए नए पत्ते निकलते हैं, उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ भी बन गया, यानी कि पत्नी को छोड़ दिया। ठीक है, आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। यानी कि मातृहीन एक संतान थी उनकी और उसके प्रति वो कर्तव्य नहीं निभा पाए। ठीक है, पुत्री के अंतिम क्षणों में भी वो निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने रहे। यानी कि उनकी पुत्री के अंतिम क्षणों में भी वो उनका दर्शन नहीं कर पाए और पुत्र को भी वो उचित शिक्षा वगैरह नहीं दे पाए। इसकी वजह से वो उपेक्षित पात्र बने रहे। कहीं ना कहीं बच्चों और पिता का, जो बेटा और पिता या पुत्री या बाप का जो रिश्ता होता है, यदि आप अपने बच्चों को सारी चीज़ें नहीं दिला पाते हैं तो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाएंगे आप। ठीक है, यदि आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला पाते। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति उसे पाना चाहता और उसका हक है। और निराला जी खुद इतने पढ़े लिखे थे, साहित्यकार थे, और पैसे की कमी की वजह से वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए। ठीक है,
तो इस बात की उपेक्षित अपने बच्चे की नज़र में वो उपेक्षित पात्र बनकर रह गए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं है, वह तो साहित्य के एकनिष्ठ का पर्याय है। यानी कि उनको राजनीतिक में कुशलता नहीं थी, वो साहित्य में कुशल थे। ठीक है, छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जो राजनीतिक में रहते हैं वो चक्रव्यूह को जानते हैं, छिपकर प्रहार करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन ये तो साहित्य के पुजारी थे, तो ये छल से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है, जो अपने पथ की कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं की चुनौती देता रहता था, उनके रास्ते में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाधाएं रहती थी, चुनौती मिलती रहती थी, कभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता था। यानी कि उनके हृदय जो था चोट खा लेता था जब वो लक्ष्य तक पहुंचता था। उसी को युग श्रेष्ठता साहित्यकार कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? युग श्रेष्ठता साहित्यकार कह सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे सब लोग। निराला जी ऐसे ही विरोधी साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दर्शन का विश्व साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उनके सारे जीवन की विस्मृतता बना देता है। उसी से उन्होंने सतह जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। उनके जीवन के संघर्ष के जो आघात हैं वो उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रणाम पत्र हैं। वो जो जीवन के आघात थे ना स्टूडेंट्स, वो उनकी हार के नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ति के क्या थे? सर्टिफिकेट थे, प्रणाम पत्र थे, सर्टिफिकेट थे। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी आछोर मरु से सूखती है, ना अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है जिसे अपनी महाघता का साथ देने के लिए स्वर्ग और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। महाघरता यानी कि बहुमूल्य, लिख लीजिए आप लोग, बहुमूल्य। ठीक है, वो तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उनका स्पर्श सुलभ है। यदि सुलभ करने वालों में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से स्पर्श करने का वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस के अमूलता दूसरों का मूल बढ़ाने में है। उनके मूल में ना कोई जोड़ सकता है ना कोई कुछ घटा सकता है। यानी कितने मूल्यवान हैं ना, उनके अंदर ना तो कोई कुछ जोड़ सकता है ना कुछ घटा सकता है। स्टूडेंट ठीक है, समझ में आया? आज हम दंभ और स्पर्धा, ज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं। कुहेलिका यानी कि कोहरा में हम चल रहे हैं। ये लिखा यानी कि कोहरे में चल रहे हैं, जिसमें स्वयं की पहचानना तक कठिन, यानी कि स्वयं को हम पहचान पाएं ये बहुत कठिन है। सह यात्री को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता है, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकांकी यात्रा का मूल आंक सकेगा। इसमें अपने पैरों की चाप तक आधी में खो जाती है। ठीक है, निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक स्मृतियाँ गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्य निष्ठ रहेंगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर सूल पर उनके रक्त का रंग है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देख लेते हैं।
तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स, और स्मरण ग्रह संग्रह से है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे के कुछ अध्याय दिया गया है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट होंगी आपके स्वाध्याय में भी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, स्वाध्याय भी हम कंप्लीट कर दें। लेखिका के पास रख के 300 रुपये किस प्रकार समाप्त हुए। तो यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, वो हमें कंप्लीट करना है, किस तरह से समाप्त हुआ। तो मैंने क्वेश्चन जब भी मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रही थी आपको मैंने अंडरलाइन भी कराया था, शायद आपको याद हो किस तरह से लेखक ने अपने 300 रुपये समाप्त किए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आंसर मैंने शेयर इन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। पहला था आपका, किसी विद्यार्थी का शुल्क परीक्षा देने के लिए 50 रुपये लिए थे, फिर उन्होंने किसी साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये लिए थे। तो 50 और 60 कितना हो गया स्टूडेंट, 110 हो गया। टांगे वाली की माँ को मनी ऑर्डर करने के लिए 40 रुपये दिए गए थे, यानी कि 150 रुपये हो गए। और 100 रुपीज़ उन्होंने उनके मित्र, जो उनके मित्र मर चुके थे, उनकी भतीजी की विवाह के लिए उन्हें रुपए देने थे। तो तीसरे दिन ही ये पैसे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए स्टूडेंट। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए मैंने कहा था, जिन लोगों ने अंडरलाइन किया होगा उन्हें आंसर समझ में आ गया होगा फटक से। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखिए अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए थे। क्या क्या चीज़ें ले आए थे सुविधा के लिए उन्होंने अतिथि के लिए, मैंने बताया भी था, घड़ा लाए थे और पानी भर कर गंगा जल लाए। देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है आपका उत्तर। नया घड़ा खरीद कर लाए थे, उसमें गंगा जल भर कर लाए थे, धोती था और चादर था स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित समानार्थी शब्द आपको लिखना है। प्रहरी का क्या होता है स्टूडेंट्स, पहरेदार या पाल होता है, द्वार पाल होता है या पहरेदार होता है प्रहरी। दूसरा शब्द है आया अतिथि। अतिथि का भी बहुत ईजी है, अतिथि यानी कि मेहमान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द मेहमान देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखना है। प्रयास, प्रयास का क्या होता है स्टूडेंट्स, कोशिश, पता है, प्रयत्न, कोशिश लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद समानार्थी शब्द दूसरा आया है स्मृति, याद। यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपके सामने अभिव्यक्ति का, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर ना मत लिखिए। तो मैं अपने विचार बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आप भी अपने विचार लिख सकते हैं यहाँ पर। एक माता से उत्पन्न भाई अथवा बहनों का रिश्ता निराला होता है, यह रिश्ता अटूट होता है। बचपन से वो साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, जीवन की घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साथ साक्षी होते हैं। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो वो अपने मायके वाले से हमेशा जुड़ी रहती है और अपने भाई की कलाई को सूनी नहीं रखती है। जब भी उसे मौका मिलता अपने पीहर आती है, वह उसे कभी गंवाना नहीं चाहती। पीहर में आकर उसे जो खुशी मिलती है उसका वर्णन वो नहीं कर सकती है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर कहीं भी बहन रहे, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जरूर पहुंच जाती है, उसे आरती उतारने। उसकी भाई बहन का यह मिलन अनूठा होता है। भाई भी इस अवसर पर अपनी क्षमता के अनुसार अनेक उपहार उन्हें देता है और अटूट प्यार होता है। यह रिश्ते का क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है स्टूडेंट्स। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। वह अपने परिवार और समाज में सबके साथ, उसे सबके सुख दुख में सम्मिलित होना अच्छा लगता है। जीवों पर दया करना और मन में करुणा के भाव उत्पन्न करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ऐसे व्यक्ति संस्कारशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग आदर करते हैं और उसे अपना प्यार देते हैं, मगर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग विभिन्न कारणों से समाज में कटे कटे रहते हैं और अपनी डफली, अपना राग विचार वाले होते हैं। वो अपने घमंड में चूर रहते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को समाज तो क्या कोई भी पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिल पाता, इसलिए मनुष्य को सहृदयी और संस्कारशील होना जरूरी है। निराला जी की वैचारिक विशेषताएं लिखिए। लघु प्रश्न लिखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर उनकी वैचारिक विशेषताएं क्या थी वो लिखना है आपको। चलिए देख लेते हैं, मैंने अंडरलाइन कराया भी था।
निराला जी मानवता के पुजारी थे, उसमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी। खुद निर्धनता के में जीवन जीते थे, पर दूसरों के आर्थिक दुखों का भार उठाने के लिए तत्पर रहते थे। अतिथि करने में उनका जवाब नहीं था। अतिथियों को सदा हाथ पर लिए रहते थे। उनके लिए खुद भोजन बनाना, बर्तन मांजने से उन्हें हर्ष होता था। घर में सामान ना होने पर अतिथियों के लिए वो मित्रों से कुछ चीज़ें मांग लेने में शर्म नहीं करते थे। उदार इतने थे कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे, खुद कष्ट उठाते रहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे निराला जी का चारित्रिक विशेषताएं थी। आगे देख लेते हैं और कुछ चीज़ें और भी हैं उनके बारे में। साथ ही साहित्यकारों के लिए उनके मन में बहुत लगाव था। एक बार कवि सुमित्रा नंदन पंत के स्वर्गवास की झूठी खबर सुनकर वो व्यथित हो उठे थे। उन्होंने पूरी रात जागकर बिता दी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, बताया भी था। निराला जी पुरस्कार मिले धन का भी अपने लिए उपयोग नहीं करते थे। जो पुरस्कार में धन मिलता था ना स्टूडेंट्स, वो भी वो उनके अपने लिए नहीं उपयोग करते। अपनी अपरिग्रही वृत्ति के कारण वो मधुकरी खाने तक की नौबत आ गई थी। मधुकरी खाने यानी कि भिक्षा मांगकर खाते थे। इस बात से वो बड़े ही निश्चल भाव से बताते थे, यानी कि बिना छल के वो इस बात को सभी को बताते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उनका विशाल डील डॉल देखने वाले हृदय में आतंक पैदा कर देता था, पर उनके मुख की सरल आत्मीयता इसे दूर कर देती थी। निराला जी में अन्याय सहन नहीं होता था। इसके विरोध में उनका हाथ और उनकी लेखनी दोनों चल पड़ते थे। ठीक है, हमने पढ़ा भी था ये लाइन। निराला जी आचरण और क्रांतिकारी थे। वो किसी चीज़ का विरोध करते हुए कठिन चोट करते थे, पर उसमें द्वेष की भावना नहीं होती थी। निराला जी के प्रशंसक और आलोचक दोनों थे। कुछ लोग उनको नम्र उदारता की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग उनको निंदा भी करते थे, नहीं थकते थे। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रहे हैं। उनके सामने उनके प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, पर वो कभी हार नहीं माने। आगे देख लेते हैं। अतीत भाव स्पष्ट कीजिए। निराला जी का अतीत भाव में स्पष्ट करना है तो आप लिख सकते हो वाली लाइन, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त आए हुए थे। निराला जी का अतिथि संस्कार का पुराना संस्कार था। वो अतिथि को देवता के समान मानते थे। अपने अतिथि को सुविधा में कोई कसर नहीं बाकी रखते थे। वो अतिथियों को अपने कक्ष में ठहराते थे, उनके लिए स्वयं भोजन तैयार करते थे, खुद बर्तन धुलते थे। अतिथि संस्कार के लिए आवश्यक सामान घर में ना हो तो वो अपने हितों मित्रों से मांग लेते थे, पर अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं रखते थे। कई बार तो वो कवित्री महादेवी वर्मा के यहाँ से भी भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ तथा घी आदि मांग कर ले आते थे। ठीक है, ये थे। निराला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका कक्ष भी सुविधा से आरहित था, पर अतिथि के लिए उनके दिल में अपार श्रद्धा थी। इस बार प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त निराला जी का अतिथि ग्रहण करने के लिए आए थे। उस समय उन्होंने उनका जो सत्कार किया था वह देखने से ही बनता है। निराला जी गुप्त जी के बिछौने को बंडल खुद बगल में दबाए और दिया सलाई की तीली के प्रकाश से तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए उन्हें अपने कक्ष पर ले आए थे। कक्ष प्रकाश और सुख सुविधा से रहित था। उनका निराला जी की विशाल आत्मीयता से भरा हुआ था। वो गुप्त जी की सुविधा के लिए नया घड़ा खरीदकर उसमें गंगा जल ले आए थे। घर में धोती चादर जो कुछ मिला वो सब तख्त पर बिछा दिया, पर गुप्त जी की प्रतिष्ठित किया। निराला जी का अतिथि भाव अपनी किस्म का निराला था, अलग ही था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं निराला जी का मूल नाम क्या था। पता है आप लोगों को निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान आपको करना है। हिंदी के प्रमुख आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा की उपाधि क्या दी गई थी, मैंने बताया भी था, आपको अंडरलाइन कराया था। आधुनिक मीरा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।